9 सितंबर दोपहर 2 बजे नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग जाते हैं। नेपाल के नए युवा आज सरकार पर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। प्रोटेस्ट हद से ज्यादा एग्रेसिव रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री के घर पे भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट पूरा आग में जल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पे लाकर जूतों से मारा गया। युवाओं के गुस्से का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के घर तक को जला दिया गया, जिसमें उनकी वाइफ की जलकर डेथ हो गई। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर युवाओं में इतने गुस्से का क्या कारण है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया को ही बैन करने की वजह से हमें सब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे के कारण और ज्यादा गहरे हैं। तो आइए देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 सितंबर को हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से अधिकतर लोग 18 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने स्कूल की। इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा हाथ हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन का था। यह ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया के थ्रू सरकार पर आवाज उठाने के लिए लोगों को जोड़ रही थी। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ज्यादातर लोग स्कूल यूनिफॉर्म में या कॉलेज यूनिफॉर्म में और बैग लगाए हुए प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। अब प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नॉन वायलेंट था, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस आंसू गैस, रबर बुलेट और वाटर कैनन इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसके बाद पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच आक्रामक माहौल देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कैंपस के अंदर भी घुस जाते हैं। इसके बाद पुलिस जो करती है उसे देखकर पूरा देश दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर सीधा लाइव बुलेट से। 19 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं और लगभग 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि असली बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक छोटा 12 साल का बच्चा भी था। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही यह खबर जाती है जनता में, और लोग सड़कों पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरी की पूरी सड़क प्रोटेस्टर से घिर जाती है। इसके बाद भी सरकार कंट्रोल बनाने के लिए 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्टर्स और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा हर जगह पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट का होने का एक कारण, जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया पर बैन लगा देना नेपाल में। असल में एक कारण जरूर है, लेकिन इससे भी बड़े कई और कारण हैं, जैसे करप्शन, बेरोजगारी और सत्ता में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। सबसे पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने को कहा गया था। लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन 5 कंपनीज ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। फिर इसी साल 28 अगस्त को सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन अब भी ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया, और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल बना सके और जनता की आवाज दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोज वायरल हो रहे थे जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकार के बच्चों के ऐशो आराम वाले लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल के यंग पॉपुलेशन में बेरोजगारी और करप्शन को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 2024 में नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% था, यानी हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार था। यहाँ पर नई जॉब बहुत कम क्रिएट हो रही थी और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा था। यहाँ हालत
इतनी खराब थी कि केवल पैसे के लिए लोग रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने चले गए। सही सुना आपने। फरवरी 2024 तक नेपाल के 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर उनको कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वार में भी नेपाली सिटीजन मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बाद भी ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख से ज्यादा नेपाली रुपए हुए। अब इमेजिन करो दोस्तों, इस अनइक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगा दे। लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो गुस्सा था, वो पीक पॉइंट पे पहुंच चुका था और इस बैन के बाद तो लोगों का गुस्सा पूरी तरह से एक्सप्लोइट कर गया। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े भी जरिए बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आउटरीच और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इस बैन ने टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई है, जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती है विदेश में काम कर रहे अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए। एक एस्टिमेट के अनुसार जॉब और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा भड़का दिया। फिर जब लोग पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई डिक्टेटरशिप हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दो। लेकिन अंत में सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना ही पड़ा। इनको लगा था कि 10-12 लोग को मार देंगे तो सब सही हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, फिर सोशल मीडिया पर लगे बैन को भी हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में आग लगा दिया गया। फाइनली 9 सितंबर दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। नेपाल एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब मैं नेपाल के लिए शांति और फिर से एक डेमोक्रेटिक देश बनने की उम्मीद करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिग बॉस पर यह वीडियो भी काफी अच्छा लगेगा, जरूर देखिएगा।